तीसर टेटुका गांव में एक बड़ी घटना तब घटी जब जंगल में शिकार करने गए गुफा में घुसे 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डंडई थाना क्षेत्र के चक्री टोला के 9 कोरवा जाति के युवक पहाड़ में शिकार की तलाश में गए थे, जहां साहिल के पकड़ने के लिए यानी 6 युवक करीब 20 फीट नीचे पथरीली गुफा में उतर गए, जिसमें 3 की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं एक का शव निकाल लिया गया है। मृतक की पहचान डंडई थाना क्षेत्र के उपेंद्र कोरवा के रूप में हुई और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मेराल थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फिलहाल बताते चले कि शव को निकालने के लिए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और थाना पुलिस के जवान कोशिश कर रहे हैं। वहीं गुफा की खुदाई के लिए 2 जेसीबी मशीनें मंगाई गई हैं, जहां 20 फीट नीचे पत्थर के चट्टानों की गुफा में फंसे शव की पहचान श्याम बिहारी और उमेश कोरवा के रूप में की गई है। थाना प्रभारी ने 3 लोगों की मौत की जानकारी दी है। वहीं एक शव को निकाला जा चुका है, जबकि 2 शवों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ये गढ़वा की एक खबर, जहां पे टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां गुफा में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सर पहले 1-2 फेर मार के खैले रहना हमें 1-2 साल, तो सोचलन जे फिर हो ही नहीं हमें, तो आइलन शाम के 10-11 बजे रात में घर से खाना वाना खा के तो आगे कल लगैले रहन का था। सोबेरे ढुकल रहन, सोबेरे ढुकला के बाद नहीं निकले लगलन, तो हमने जब फोन कैलन 1-2 आओ जे आवे ऐसा ऐसा बात पाई आवा। यहाँ मामला तो यह है भाई, इन लोग शिकार खेलने आया रात में बिहार विहार खा के, गांव टोला वाले की जानकारियों भी नहीं हुआ। तो इन लोग के घटना हुआ ना, जे कैसे हुआ तब जानकारी हुआ, तब हम घर से चले। तो शिकार खेलने अदर गांव के लोग आए हुए थे, जिसमें गुफा में घुस गए। 5-7 लोग घुसे और एक साइड से गुफा में आग लगा दिए, और आग लगाने के दरमियान में ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला कि अंदर जो लोग घुसे 5 लोग, 3 लोग दम घुटने से गुफा में ही 3 लोगों को मौत हो गया। तो अधिक जानकारी के लिए गढ़वा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ पे। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे क्या है ताजा अपडेट आपके पास, अब तक कितने लोगों का शव निकाला जा चुका है? जी मैं आपको बता दूं कि यह मामला मेराल थाना के टेटुका गांव की है, जहां पर एक पहाड़ में 5 लोग गए हुए थे शिकार के लिए। उसी दौरान गुफा में 3 लोग गए और उनकी दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन किसी प्रकार जो वहाँ उपस्थित जो लोग थे जो उनके साथ गए थे, उन्होंने एक 100 को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी 200 हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। और पुलिस प्रशासन भी अपनी ओर से और जो ग्रामीण है वो भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो 100 को निकाल लिया जाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर जब 100 में अकड़न आएगी तो निकालना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी 100 थोड़ा नॉर्मल है और शरीर उनके हिल रहे हैं, खींचने से हल्के आ रहे हैं बाहर, इसलिए कोशिश की जा रही है। जेसीबी मशीन भी लगाया जा रहा है, लेकिन जहां तक मैं बता दूं कि जैसी जगह है जहां पे जेसीबी बुलाया जा रहा है, नामुमकिन लग रहा है कि जेसीबी मशीन से भी 100 को बाहर निकाला जाएगा। चलिए बिल्कुल धर्मेंद्र, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धनबाद के बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन सेंटर में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन लेने के लिए लोग रात 12 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन यहां कोरोना गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग कतार में लगे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं सेंटर पर पहुंचे लोग मास्क तक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। टीका लगाने के लिए आए हैं। कब से यहाँ? कल आए थे, कल घूर गए थे, आज तो बहुत रात को आ गए हैं। 12 बजे रात को आए हैं यहाँ पर टीका लगाने के लिए। 12 बजे से क्यों आए? वैक्सीनेशन करवाने के लिए। यहाँ जो भीड़ है बीमारी से बचिएगा, बीमारी से चाहिए। बीमारी की तरफ और हम लोग जाएंगे, क्योंकि इतना भीड़ में रहने के कारण हम लोग और एक दूसरे से सटेंगे, ग्रसित और हो जाएंगे।
तो अधिक जानकारी के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता सुधीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पे सुधीर, देखा जाए तो काफी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे हैं और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई है, तो एक तरह से कहा जाए कि कहीं ये लापरवाही लोगों पर भारी ना पड़ जाए। जी देखिए, बता दूं कि वैक्सीन को लेकर लोग तो जागरूक हुई है, लेकिन अब सरकार के पास वैक्सीन है, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग भीड़ जुट जा रहे हैं। जहां सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा, पूरी तरह से कहें तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। न किन्हीं के पास मास्क थी, न कोई डिस्टेंस था। लोग 1000-2000 की संख्या में, और सबसे बड़ी खास बात की क्या है कि वैक्सीन लेने के लिए लोग 12 बजे रात से लाइन में लग रहे हैं ताकि वैक्सीन मिल जाए। जागरूकता इसलिए है कि वैक्सीन लेने के लिए महिलाएं से जब हमने बात करनी चाहिए तो 12 बजे रात से लाइन लगे हुई थी। सुबह 10 बजे उनका पहला नंबर आया था। तो आप सोच समझते हैं कि जागरूक जनता हुई है, लेकिन अब सरकार की कमियां क्या है तो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण टोटल सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो लोगों को अभी भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है ठीक तरह से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोकारो में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में आयोजित मेगा वैक्सीन कैंप में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी और इस वैक्सीनेशन कैंप में ग्रामीण इलाके धनबाद और बंगाल से भी लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। दूसरे इलाकों से आ रहे लोगों का कहना है कि उनके इलाके में वैक्सीन कैंप नहीं लगने की वजह से बोकारो के इस ग्राउंड में वैक्सीन लेने आए हैं। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर फैलाए भ्रम को भी भीड़ का कारण बताया जा रहा है। बता दें कि लोगों के बीच यह भ्रम है कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने पर सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन कितना भीड़ है? बहुत ज्यादा है। तो क्या गांव में नहीं लग रहा वैक्सीन? नहीं पता गांव में लग रहा है या नहीं, हमको नहीं पता था। एक चीज बताइए, ऐसा कोई बात है कि वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो अनाज उनाज बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलेगा? हाँ वो तो पता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सरकारी योजना जो भी कुछ है वो नहीं मिलेगा। अगर बच्चा के लिए कुछ फॉर्म उरम भरेगा तो कुछ अप्लाई नहीं। तो अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पे संजीव, देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या वहां पे किस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी ताकि इतनी जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई वहां? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में वैक्सीनेशन को लेकर के लोग का भीड़ वहां पे जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग वहां वैक्सीनेशन लेने के लिए चले आए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही मंच पे जो है वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था और वहां पे कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग वहां पहुंचे थे वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा गाइडलाइन या कोरोना गाइडलाइन का धज्जियां उड़ते हुए देखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा और जो है ग्रामीणों के द्वारा जो है ग्रामीणों से यह कह करके बुलाया गया कि यदि आप वैक्सीन नहीं लेते हैं, डबल डोज आपका नहीं होता है, तो सरकारी जो भी प्रावधान सरकारी जो आपको सरकार की तरफ से जो भी मिलता है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर के जो है लगातार लोग धनबाद, बंगाल और बोकारो के कई अन्य जगहों से जो है वहां पे लोग पहुंचे थे वैक्सीनेशन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। अब इस पर जो है जिला प्रशासन को निश्चित पहल करना चाहिए कि सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि लोगों को जो है दूरी बना करके रखे और जो है वहां पे आकर के वैक्सीनेशन लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हजारों की संख्या में लोग आए थे, कोविड गाइडलाइन का धज्जियां उड़ाया गया, तो इस पर जो है जिला प्रशासन को पूर्ण विचार करना चाहिए और वहां पे पुलिस कर्मियों को तैनात करके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए वैक्सीन लेना चाहिए। जी रेशमा, बिल्कुल, तो लोगों को हमेशा अभी भी ख्याल रखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जमशेदपुर के काली माटी रोड स्थित साउथ इंडियन बैंक के जमशेदपुर शाखा में अचानक आग लगी और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील की 4 दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि आग लगे में लाखों का नुकसान हुआ है, वहीं कई महत्वपूर्ण कागजात भी जलकर राख हो गए हैं। और ये आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
तो अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, जानना चाहेंगे आग लगने की वजह क्या है, कितनों की क्षति हुई? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जो आसपास के लोग कह रहे हैं, जो मैनेजर बता रहे हैं कि अचानक बैंक में धुआं उठने लगा। जब तक हम लोग समझ पाते तब तक आग की लपट और बढ़ते चली गई। हालांकि दमकल की 4 गाड़ी पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास अभी भी जारी है। अभी तक आग नहीं बुझ पाया है। आसपास में जो दुकान है वो दुकान लोग अपने आप को खाली कर रहे हैं, क्योंकि जो इलाका है वो साक्षी का जो इलाका है काली माटी रोड का, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पूरा बाजार है। तो ऐसी स्थिति में पहले लोग अपने अपने सामान को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं और दमकल की गाड़ी 4 थी, अब 2 दमकल की गाड़ी और आ रही है। उस पर आग पर काबू पाने का प्रयास अभी भी जारी है। जी चलिए, बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि जमशेदपुर के काली माटी रोड में जहां बैंक शाखा में भीषण आग लगी और साउथ इंडियन बैंक में यह आग लगी है। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा की मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्य की एसएसपी सुरेंद्र झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 3 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई, तो राज्य के एसएसपी सुरेंद्र झा इस मीटिंग में मौजूद रहे। क्या वो कराती है किसी का भी सरकार को? कुछ ऐसा प्रश्न होता है जो स्टेट का होता है, जो यहीं से मॉनिटरिंग हो जाता है, उसको बहुत हद तक होता है, और कुछ ऐसे जो जवाब सवाल होता है वो जिला और प्रखंड और पंचायत से संबंधित होता है। तो पहले तो प्रखंड, फिर जिला, फिर यहाँ पर आता है। उसमें कभी कभी मैनिपुलेट हो जाता है, गलत हो जाता है, उसको दोबारा दिखाने का भी हम लोग ने काम किया है। और उसी का बात हम लोग रखें, जो भी जवाब आए कॉन्क्रीट आए, सही जवाब आए, ताकि जो प्रश्न करता है वो भी खुश रहे और हम लोग का सरकार में जो लोग हैं सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करे। संभावनाओं को तलाशते हुए लोगों से बैठक की कि भाई आप लोग ठीक ठाक तैयार होकर आइए। लोगों का ससमय जवाब आना, ससमय विधेयक आना, कोई भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने वाला कोई भी ऐसा चीज न होना जैसे कि सत्र में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। और हमारे राज्य के पदाधिकारी उसमें सारे लोग अपेक्षित सहयोग बल्कि ज्यादा सहयोग देने की बात लोगों ने कहा कि हम लोग सुचारू रूप से सदन को चलाएंगे और जो भी जन मुद्दा, जन समस्या सदन के अंदर में उभर के आएंगे, उनके समाधान के लिए भी हम लोग नियम के अनुसार काम करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप, 3 सितंबर से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में देखा जाए तो कोरोना काल भी है, तो इसमें किस तरह की विशेष तैयारी देखने को मिल रही है और किस तरह की अहम चर्चाएं इस बैठक में? ये झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक होना है और 3 सितंबर से 9 सितंबर के बीच 5 कार्य दिवस में यह विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। और इसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई थी विधानसभा में, जहां पे इस बैठक की अगुवाई विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। इस बैठक में यदि बात करें तो मुख्य सचिव समेत जो जिले के अधिकारी हैं या फिर सचिव रैंक के जितने भी अधिकारी हैं वे इस बैठक में शामिल हुए थे। मकसद एक ही है कि इस जो विधानसभा का मानसून सत्र है उसमें बिना विघ्न के या सदन की कार्रवाई चले। और जिस तरह से कोरोना का प्रकोप अब भी जारी है तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी सारी व्यवस्था की जाए ताकि किसी तरह की भी कोई भी समस्या विधानसभा सत्र के दौरान उत्पन्न ना हो। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने साफ कहा है कि जो मानसून सत्र होता है उसमें हमारे जो माननीय सदस्य होते हैं वे
अपने प्रश्नों को रखते हैं सदन पे और उसका ससमय सही जवाब मिले या भी सुनिश्चित करे अधिकारी। और इन सभी तैयारियों को लेकर आज की यह बैठक की गई थी। वहीं जन मुद्दों से, जो जन समस्याओं से जुड़े हुए विधायकों के जो प्रश्न होते हैं उनका भी समाधान कैसे सदन के मार्फत हो, इसकी भी कर सकते हैं, इसको लेके भी आज चर्चाएं अधिकारियों के साथ की गई है। वहीं कोरोना काल को देखते हुए कई समस्या, क्योंकि यदि पूरे देश की बात करें या फिर पूरे विश्व की बात करें तो कोरोना से काफी नुकसान या समस्या उत्पन्न हुई है। तो जो माननीय सदस्य हैं उनके भी प्रश्न कोरोना से संबंधित भी हो सकते हैं सदन में, तो उनकी हर एक कर सकते हैं प्रश्नों के जवाब की तैयारी विधानसभा की तरफ से की जा रही है, ताकि किसी भी प्रश्न का जो जवाब है वह तुरंत ससमय कर सकते हैं सदन के अंदर जो सदस्य हैं उनको दिया जा सके। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हाई पावर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कई तरह के और भी जो सदन की कार्रवाई से संबंधित जो भी चर्चाएं या फिर जो कार्रवाई होनी है उससे संबंधित अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश स्पीकर के माध्यम से दिया गया। जी चलिए, बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मैच 19 महीने में ही इस मौजूदा सरकार से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताया है। बीजेपी नेता ने कहा, पैसा और सत्ता के दुरुपयोग कर चुनाव जीतने के लिए सरकार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने की बजाय चुनाव को टाल रही है। नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकार ने दो दफा, आप सबको ध्यान में होगा कि नगर पंचायत का, नगर परिषद का, नगर निगम के चुनाव दलीय आधार पर हुआ, अध्यक्ष के पदों के। लेकिन इस सरकार ने इस डर से, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद चुनाव जीत जाएगी, तो उन्होंने दलीय आधार के चुनाव को उन्होंने समाप्त कर दिया। इस दिशा में कहीं कोई पहल नहीं कर रही। खाली अखबारों में वो देखती है कि वो उद्योग लगाते हुए, अखबारों में देखती है जनता की सेवा करते हुए, लेकिन सचमुच में वो जमीन पर सरकार कहीं भी नहीं है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अब जैसे जैसे कोरोना और कोविड का पालन करते हुए कि हम सब ने अब तय किया है कि भाई सरकार को अब ऐसा चलने नहीं देना है, या तो सरकार काम करे और नहीं तो फिर धक्का देने के लिए अब हम सब लोग सड़क पर। चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सामने चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण समद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इस बैठक में बाबूलाल मरांडी के सामने ही कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ना तो किसी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जितने लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति थी, उससे कहीं ज्यादा लोग इस बैठक में शामिल थे। हालांकि इस बैठक के बाद बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने किसी भी पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया और बैठक से उठ गए। रांची के बरियातू स्थित जेएमएम पार्टी कार्यालय में केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र ने झारखंड सरकार के साथ एक बार फिर भेदभाव किया है। केंद्र सरकार जबरन पैसा वसूलने का काम कर रही है और केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। डीवीसी के कमांड एरिया में रहने वालों का दोष क्या है? डीवीसी का बकाया पैसा धीरे धीरे राज्य सरकार दे रही है, फिर भी राज्य के साथ किया जा रहा है भेदभाव। वहीं भाजपा शासित राज्यों से केंद्र का व्यवहार अच्छा है, पर झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लगातार आपत्ति जताने के बाद भी कोई कार्रवाई केंद्र की ओर से नहीं हो रही है। जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल भेदभावपूर्ण है और मैं समझता हूं कि इस रवैये से ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी झारखंड जैसे राज्य के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। जो बकाया राशि है उस राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने हर महीने 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के खाते में जमा करने का काम
किया है और लगातार हर महीने ये पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है। झारखंड के पूर्व डीजीपी और 1986 बैच के आईपीएस अफसर के चौबे मंगलवार 31 अगस्त को रिटायर हो गए और इस मौके पर रांची के डोरंडा में जैप 1 ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्हें विशेष सलामी दी गई। विदाई समारोह में झारखंड पुलिस के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने उनके कार्य को आदर्श बताया। अपने रिटायरमेंट के मौके पर कमल नयन चौबे ने कहा कि करीब 3.5 दशक तक खाकी पहना और आज उससे अलग होते हुए मन भारी हो गया है, लेकिन खुशी की इस बात की है कि योग्यता के अनुसार खाकी वर्दी की प्रतिष्ठा और इज्जत में आंच नहीं आने दिया, बल्कि इसका मान बढ़ाने के लिए काम किया। इसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया। बता दें कि कमल नयन चौबे झारखंड की 12वीं डीजीपी बने थे। झारखंड कैडर 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वर्तमान में कमल नयन चौबे डीजी और विशेष कार्य पदाधिकारी पुलिस आधुनिकीकरण मुख्यालय कैंप नई दिल्ली में तैनात है। डोरंडा जैप 1 में पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का विदाई समारोह आयोजित किया गया। जो सम्मान मुझे दिया है, प्यार दिया और जिस महकमे का मैं सदस्य रहा हूँ 35 साल, उनके हर संवर्ग के पदाधिकारी और जवानों ने जिस तरह की इज्जत से हमें नवाजा, एक उम्र कम होगी उसका कर्ज उतारने, मैं यही कह सकता हूँ। मैं बहुत अनुग्रहित। ओबीसी को 27% आरक्षण देने और बजरा ग्राम के मूल नर्रयतों की जमीन वापसी यानी छोटे व्यवसायियों दुकानदारों की 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी और कोरोना काल में मृतक परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के सदस्यों ने रांची की मोराबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के चरणों में न्याय करो अधिकार दो महाधरना का आयोजन किया गया। प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा पूर्व घोषित न्याय दो अधिकार दो पैदल मार्च को परिवर्तित करते हुए प्रशासनिक परमिशन नहीं मिलने के कारण आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों के नीचे महाधरना में बैठे हुए हैं। इसका मुख्य मांग यह है कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा लगातार पिछड़ों को 27% आरक्षण बहाल करो, इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलनरत है। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में परियोजना का काम को नियोजन की मांग को लेकर एक विधवा महिला ने बंद करा दिया है और ये महिला नियोजन की मांग को लेकर अपने पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गई। इस धरने को खत्म करने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को भेजा गया है, लेकिन महिला ने फिलहाल धरने को खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। चक्कर लगाते लगाते उनका भी मौत 2012 में हो गया। नौकरी नहीं मिलने से वही अपने ससुर के बदले जो नौकरी है उनको मांग को ले करके आज तक बीसीसीएल से लड़ रहे हैं सुमित्रा साहू, जो 9 साल के दरमियान हो गया। बीसीसीएल इनको आजकल करके नौकरी नहीं दे रहा। 15 सालों से ये चक्कर। हाँ, ये लगभग 15 साल हो गया। तो आज बाद हो करके सुमित्रा साहू पूरे परिवार के साथ पाकुड़ में बच्चों को ज्ञान बांटने वाले शिक्षक का जज्बा इन दिनों लोगों की जुबान पर है। दरअसल बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजाना यह शिक्षक नदी पार कर इस तरफ आता है और उस शिक्षक का नाम है सुरेश प्रसाद। अगर इनका जज्बा और जुनून देखना हो तो पाकुड़ आइए और अपनी आंखों से देखिए कि किस तरह यह शिक्षक रोजाना बांसरोई नदी को पार कर बच्चों को ज्ञान बांटने मध्य विद्यालय चंडाल मारा आते हैं। हमें पढ़ाने के लिए और जो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं ना मोबाइल से, उससे हम लोग का मोबाइल ने। सिमडेगा में टेटराई टांगर थाना क्षेत्र के केरिया टीपू टोली गांव में एक महिला ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली और बताया जा रहा है कि 36 वर्षीय दुलारी सिमत ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दी थी। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो इसके दौरान यह आक्रोशित होकर उसने आत्महत्या कर ली।
गढ़वा जिले में कुएं में गिरने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना जिले के चिनिया प्रखंड के बताया जा रहा है कि घर में बने कुएं के पास खेलने के दौरान बच्चा गिर गया और वह गहरे पानी में चला गया और लोगों ने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में हैंडपंप लगा, लेकिन जब तक उसे निकाला जाता तब तक उसकी जान जा चुकी थी। रांची कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल में 36वां राष्ट्रीय आंख जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई नेत्र चिकित्सकों ने इस जागरूक अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यों के लिए मृत्यु के बाद अगर शरीर का कोई भी अंग किसी जीवित व्यक्ति को काम आ जाए, इससे बड़ा कोई दुनिया में काम नहीं होता। तो बताते चले कि रांची कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल में 36वां राष्ट्रीय आंख जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई नेत्र चिकित्सकों ने इस जागरूक अभियान में हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।